हेलो फ्रेंड्स, हम आंग्ल मैसूर युद्धों की चर्चा कर रहे थे और आज हम चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध यानी अंग्रेज़ों और मैसूर के मध्य अंतिम युद्ध की चर्चा करेंगे। और इस युद्ध के बाद टीपू सुल्तान से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज सेनापति कौन था? सेनापति पूछा गया है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, तो एक तो हमें ध्यान रखना है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? 1799 में। और इस समय मैसूर का जो शासक है वो है टीपू सुल्तान। मैसूर का शासक है टीपू सुल्तान और बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड वेलेजली। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड वेलेजली। तो इस समय ये सामान्य जानकारी है। और क्वेश्चन पूछा गया कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज सेनापति कौन था? हैरिस ये भी युद्ध में भाग लेता है, यानी सैनिक के रूप में इसने युद्ध में भाग लिया है। जनरल स्टुअर्ट ये भी युद्ध में भाग लेता है। और हैरिस की यदि हम बात करें, हैरिस ने टीपू सुल्तान को मलाली अथवा मलावली के युद्ध में पराजित किया था। इसने टीपू सुल्तान को मलाली अथवा मलावली या मलावली मैलावली इस युद्ध में पराजित किया। और जॉन स्टुअर्ट की बात करें, जॉन स्टुअर्ट ने टीपू सुल्तान को सदापीर के युद्ध में पराजित किया था। सदापीर का युद्ध, तो ये भी युद्ध में भाग लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया कि सेनापति की भूमिका किसने निभाई थी? इसका सही जवाब होगा आर्थर वेलेजली। ध्यान रखना है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज सेनापति की भूमिका में कौन था? आर्थर वेलेजली। तो लॉर्ड वेलेजली तो इस समय क्या है? बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली। तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध ये अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध होगा, ये अंतिम युद्ध होगा। और इस युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ते हुए मारा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय टीपू सुल्तान ने किससे पत्राचार करके फ्रांसीसी सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया था? ये फ्रांसीसी है, फ्रांसीसी सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया था। इससे पहले भी हमने देखा था, टीपू सुल्तान से पहले हैदर अली ने भी फ्रांसीसियों से अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता प्राप्त की थी। तो अब क्वेश्चन पूछा गया कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय टीपू सुल्तान ने किससे पत्राचार करके फ्रांसीसी सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? तो इस समय फ्रांस में मुख्य व्यक्ति कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट। इस समय फ्रांस में व्यक्ति कौन था? प्रमुख सेना नायक के रूप में, प्रमुख शासक के रूप में व्यक्ति कौन होगा? नेपोलियन होगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट से इसने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था। अब इस युद्ध की बात करें तो इस युद्ध में अंग्रेज एक तरफ कौन है? अंग्रेज, निजाम और मराठे, इन तीनों का संघ है। और इसके विरुद्ध युद्ध या इन तीनों के विरुद्ध युद्ध कौन लड़ रहा है? टीपू सुल्तान। तो ये निजाम और मराठा ये दोनों युद्ध में किसका साथ देते हैं? अंग्रेजों का। और इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड वेलेजली। और किसके सेनापतित्व में या सेनापति, युद्ध का सेनापति किसको बनाया गया था? ये गवर्नर जनरल यानी लॉर्ड वेलेजली का भाई था आर्थर वेलेजली। इसके भाई का नाम क्या था? आर्थर वेलेजली। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय टीपू सुल्तान लड़ता हुआ मर गया था, यानी चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय होती है और इस युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ता हुआ मारा जाता है। 1 मई 1799, 2 मई 1799, 3 मई 1799, 4 मई 1799, 4 मई 1799 में लड़ता हुआ मारा जाता है। और इस युद्ध के बाद मैसूर को 3 भागों में बांटने का समझौता किया जाएगा। 3 भागों में विभाजित
करने का समझौता किया जाएगा। यानी मैसूर को कितने भागों में बांटा जाएगा? 3 भागों में। यद्यपि मराठों ने कोई भी भाग लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन फिर भी निर्णय लिया जाता है और इस युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ता हुआ मारा गया 4 मई 1799 को। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं है पूछा गया है। अंग्रेजों ने निजाम को गुट्टी, गुरमकोंडा और चीतल दुर्ग का क्षेत्र दे दिया। यहाँ क्षेत्र लिख लेंगे हम। यानी ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद की बात है या उसके बाद की घटना है। अंग्रेजों ने निजाम को गुट्टी, गुरमकोंडा और चित्तल दुर्ग का क्षेत्र दे दिया। कनारा, कोयम्बटूर, श्रीरंगपट्टनम और धारपुरम अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। तो ध्यान रखना है, श्रीरंगपट्टनम मुख्य है इसमें। तो निजाम को तो गुट्टी, गुरमकोंडा और चित्तलदुर्ग का क्षेत्र दिया गया। कनारा, कोयम्बटूर, श्रीरंगपट्टनम और धारपुरम ये अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। मराठों को गोदावरी का क्षेत्र दिया गया। इसकी हम चर्चा भी कर चुके हैं। मराठों ने कोई भी क्षेत्र लेने से इनकार कर दिया गया था। तो उत्तर तो इसका सी होगा, उत्तर होगा सी, क्योंकि मराठों ने कोई भी क्षेत्र लेने से इनकार कर दिया था। अंग्रेजों ने वाडियार वंश के एक बालक कृष्ण राय को मैसूर की गद्दी पर बैठा दिया। यानी टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने वाडियार वंश का एक बालक था कृष्ण राय, वाडियार वंश का बालक है, इसका नाम है कृष्ण राय, इसको मैसूर की गद्दी पर बिठा दिया जाता है। तो हमसे पूछा गया कि सत्य नहीं है, ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन सी। टीपू सुल्तान का जन्म किस वर्ष हुआ था? टीपू सुल्तान का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1750 में, 1782 में, 1799 में और 1802 में। तो इसमें सही जवाब होगा 1750। 1750 में टीपू सुल्तान का जन्म हुआ। और 1782 की यदि हम बात करें, 1782 में हैदर अली की हो जाती है मृत्यु। तो 1782 में टीपू सुल्तान शासक बन जाता है, शासक बना। टीपू सुल्तान 1782 में शासक बना। 1799 की यदि हम बात करें, 1799 में कौन सा युद्ध होता है? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। और 1799 में ही टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। 1799 यानी 4 मई 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो हमसे पूछा गया कि जन्म किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब होगा 1750 में। टीपू सुल्तान ने डैश 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 प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। जैकोबिन क्लब यानी फ्रांस की क्रांति से संबंधित है, फ्रांसीसी क्रांति। जैकोबिन क्लब की जो स्थापना है वो फ्रांस में होती है। फ्रांस की क्रांति कब होती है? 14 जुलाई 1789। और इस समय यहाँ का शासक हुआ करता था लुई 16वां। फ्रांस का शासक कौन हुआ करता था? लुई 16वां। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि टीपू सुल्तान ने किस क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बन गया था? इसका सही जवाब होगा फ्रांसीसी क्रांति। सही जवाब क्या होगा? फ्रांसीसी क्रांति। तो ये फ्रांसीसी क्रांति से अत्यधिक प्रभावित था, फ्रांसीसी क्रांति से ये अत्यधिक प्रभावित था, ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया गया था? किसके द्वारा स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया गया था? स्वतंत्रता का वृक्ष किसके द्वारा लगाया गया? एक तो क्वेश्चन ये बनता है, एक कहाँ लगाया गया? श्रीरंगपट्टनम में। और लगाया किसके द्वारा गया था? टीपू सुल्तान के द्वारा। किसके द्वारा? टीपू सुल्तान के द्वारा। यानी टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से अत्यधिक प्रभावित था, फ्रेंच क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति से अत्यधिक प्रभावित था। और ये अपने आप को नागरिक टीपू कहता था। स्वयं को क्या कहता था? नागरिक टीपू कहता था, स्वयं को नागरिक टीपू कहता था, ध्यान रखना है। तो टीपू सुल्तान के द्वारा श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया गया था।
अगला क्वेश्चन है, आज पूर्व का साम्राज्य मेरे कदमों में पड़ा है। आज पूर्व का साम्राज्य मेरे कदमों में पड़ा है। एक तो ये जो कथन है ये कौन से युद्ध के बाद का कथन है? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1799 में हुआ। और ये कथन किसका है? लॉर्ड वेलेजली का। लॉर्ड वेलेजली का। ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स की बात करें, ये तो सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल है या गवर्नर है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय है। लॉर्ड वेलेजली चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। और आर्थर वेलेजली की हम बात करें, ये चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मुख्य सेनापति बनाया गया था। इसे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में सेनापति बनाया गया था। कॉर्नवालिस का कथन हम पढ़ चुके हैं। कॉर्नवालिस ने क्या कहा था? तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जो श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 में, उस युद्ध के बाद इसने कहा था हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रुओं को कुचल दिया है। तो ये जो कथन है, ये कथन तो किसके द्वारा कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ये कॉर्नवालिस है, कॉर्नवालिस के द्वारा। अगर हम वारेन हेस्टिंग्स की बात करें तो वारेन हेस्टिंग्स ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जो 1784 में मंगलोर की संधि होती है उसके बारे में इसने कहा था कि यह मैकार्टनी कैसा आदमी है, मैं अभी भी विश्वास करता हूं कि वह संधि के बावजूद भी कर्नाटक को खो देगा। तो ये जो वतन है ये किसका है? लॉर्ड वेलेजली का है। यानी आज पूर्व का साम्राज्य मेरे कदमों में पड़ा है, ये कथन कौन से युद्ध के बाद कहा जाएगा? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। और ये कथन किसने कहा था? लॉर्ड वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेजली ने। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? उसने अपने सिक्कों पर शिव व पार्वती के चित्र अंकित करवाए, यानी हिंदू देवी देवताओं के चित्र अंकित करवाए, इतना कह सकते हैं। शिव व पार्वती के चित्र अंकित करवाए। उसने श्रृंगेरी के मंदिर की मरम्मत के लिए धन की व्यवस्था की। ये ध्यान रखने हैं एक एक पॉइंट। तो अपने सिक्कों पर शिव व पार्वती के चित्र अंकित करवाए, हिंदू देवी देवताओं के चित्रों का अंकन करवाया गया। इसी प्रकार उसने श्रृंगेरी के मंदिर की मरम्मत के लिए धन की व्यवस्था की। उसने अरब, तुर्की, फ्रांस, काबुल और मॉरिशस में अपने दूत मंडल भेजे। अपने दूत मंडल कहाँ कहाँ भेजे हैं? अरब, तुर्की, फ्रांस, काबुल, मॉरिशस में अपने दूत मंडल भेजे। उसने जमींदारों को उनके पैतृक अधिकार वापस लौटा दिए। ये बात गलत है। यानी उसने किसानों से एक तो सीधा संपर्क स्थापित किया था, कृषकों से सीधा संबंध स्थापित किया। और उसने जमींदारों के पैतृक अधिकारों को समाप्त कर दिया था। पैतृक जो अधिकार हैं उन अधिकारों को वापस नहीं लौटाया था, उन अधिकारों को इसने समाप्त कर दिया था। और इसने किसानों को तकावी ऋण भी दिए थे। किसानों को तकावी ऋण प्रदान किए गए। टीपू सुल्तान के द्वारा किसानों को तकावी ऋण भी प्रदान किए गए थे। और इसके समय लगभग 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। उपज का लगभग 1/3 भाग इसके द्वारा लिया जाता था। इसने सिक्का ढलाई, माप तोल की नई पद्धतियां प्रचलित की। इसी प्रकार इसने वर्ष और महीनों के नामों में जो हिंदी के नाम थे उनके स्थान पर अरबी भाषा का प्रयोग किया। नया पंचांग इसके द्वारा शुरू किया गया था। इसके द्वारा नया पंचांग शुरू किया गया। टीपू सुल्तान को अंग्रेज लेखकों ने, अंग्रेज जो लेखक हैं उन्होंने इसे सीधा साधा दैत्य बताया था। अंग्रेज लेखकों ने सीधा साधा दैत्य, अंग्रेज लेखकों के द्वारा टीपू सुल्तान को सीधा साधा दैत्य बताया गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। टीपू सुल्तान के द्वारा किस वर्ष नौसेना बोर्ड का गठन किया गया था? 1782, 1782, 1792, 1786 और 1796। 1786 और 1796। तो इसके द्वारा नौसेना बोर्ड का जो गठन है वो 1796 में किया गया था। ध्यान रखना है, इसने नौसेना का जो गठन है वो कब किया था? 1796 में। 1796 में।
यह कथन किसका है? मैं अंग्रेजों को स्थल से समाप्त कर सकता हूं लेकिन समुद्र को सुखा नहीं सकता। यानी टीपू सुल्तान अंग्रेजों की समुद्री शक्ति से परिचित था, तो उसने क्या कहा कि मैं अंग्रेजों को स्थल से तो समाप्त कर सकता हूं लेकिन समुद्र को नहीं सुखा सकता। तो ये कथन किसका है? टीपू सुल्तान का। ये कथन किसका है? टीपू सुल्तान का। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने की बजाय बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने की बजाय बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जीना। तो ये कथन भी किसका है? टीपू सुल्तान का। ये कथन भी किसका है? टीपू सुल्तान का है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किस वर्ष कुशासन के कारण मैसूर का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया गया था? यानी हमने अभी पढ़ा कि टीपू सुल्तान का देहांत हो जाता है 4 मई 1799 को। उसके बाद यहाँ वाडियार वंश के एक बालक कृष्ण राय को मैसूर की गद्दी पर बिठा दिया जाता है और टीपू सुल्तान के परिवार के सदस्यों को कैद कर लिया जाता है, वेलूर में कैद कर लिया जाता है। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1831 में कुशासन का आरोप लगाकर मैसूर का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया जाता है। ध्यान रखना है, अगर हम कुशासन की बात करें, आगे कुशासन का मुद्दा बनेगा 1856 में कुशासन के आरोप पर किसको हड़प लिया गया था? अवध को हड़प लिया गया था। इसकी चर्चा हम अवध राज्य, स्वतंत्र अवध राज्य के बारे में जो अध्ययन किया था हमने, वहाँ भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो कुशासन के आधार पर मैसूर को कब हड़पा गया है, ध्यान रखना है। अवध को 1856 में, और कौन है इस समय? लॉर्ड डलहौजी। गवर्नर जनरल कौन था भारत का? लॉर्ड डलहौजी। लेकिन मैसूर को कुशासन के आधार पर कब हड़प लिया गया था? 1831 में। कब हड़प लिया गया? 1831 में। लेकिन 1881 में नए गवर्नर जनरल आएंगे जिनका नाम है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। तो 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा मैसूर राज्य को वापस वाडियार वंश को लौटा दिया जाता है। मैसूर राज्य को वापस कौन से वंश को दे दिया गया? वाडियार वंश को सौंप दिया जाता है। तो कुशासन के आधार पर हड़पा कब गया? 1831 में। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। लेकिन इसे वापस, यानी मैसूर राज्य को पुनः वाडियार राजवंश को लौटाने का कार्य कौन करेगा? लॉर्ड रिपन। और वर्ष क्या होगा? 1881। लेकिन हमसे पूछा गया कि कब हड़प लिया गया था, इसका सही जवाब होगा 1831। सही जवाब होगा 1831। तो ये था आपका आंग्ल मैसूर संघर्ष और मैसूर से संबंधित, टीपू सुल्तान से संबंधित, हैदर अली से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसके बाद हम नई वीडियो में चर्चा करेंगे मराठा राज्य, और मराठों में हम महाराष्ट्र की प्रारंभिक स्थिति का अध्ययन करेंगे, यानी शिवाजी के पहले की स्थिति, यानी संपूर्ण शिवाजी के शासनकाल की घटनाएं, उसके बाद पेशवाओं का काल, उसके बाद आंग्ल मराठा संघर्ष। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।